वोटिंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का संदेश आ गया है। ट्रंप ने कहा, हाय रिपब्लिकन्स, आप लाइन में हैं, लाइन में रहें। डोनाल्ड ट्रंप ने यह संदेश दिया है, यानी वोटर्स को वोट के लिए कतार में लगना है। अगर आपको अमेरिका में बदलाव चाहिए तो यह मैसेज डोनाल्ड ट्रंप देने की कर रहे हैं कोशिश। देव साहब, किस तरह से देखा जाए इस संदेश को? मेरी वैयक्तिक राय पूछे तो ये इलेक्शन में एक होता है परसेंटेज ऑफ वोट। ये मेरा 7वां इलेक्शन जो मैं देख रहा हूं, और अब तक आप देखें इलेक्शन के रुझान में 50% से 60% तक लोग इलेक्शन जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं वो देते हैं। 2020 में पहली बार यह आंकड़ा 66% तक गया था, 66%। तो जितना ज्यादा वोट होगा मेरे हिसाब से ये डोनाल्ड ट्रंप को बेनिफिट होगा। दूसरी बात, in my opinion, this election, women's votes will be of utmost important. महिलाओं का जो वोट है वो सबसे बड़ा अहमियत रखता है। आप देखेंगे तो वेरियस दिस कॉजेज, जैसे आप देखें फूड प्राइसेस है, गैस प्राइसेस है, हाउसिंग प्राइसेस है, ये महिलाएं मैनेज करती है। हाउस होल्ड, मेरा घर हो, आपका घर हो, किसी का भी घर हो, वुमन हैज द फाइनल से। और ये महिलाएं बड़ी झूंझ रही है। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन 7% तक चला गया था, विच इज हिस्टोरिकली एंड एस्ट्रोनॉमिकली हाई, और बाइडेन एंड कमला हैरिस वर अ टोटल फेलियर। तो पूरी महिलाएं त्रस्त है, इंक्लूडिंग माय वाइफ। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं देव कार्लेकर जी, उस पर दीपक बोरा साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। ये इन्फ्लेशन जो है, ये कितना बड़ा मुद्दा बन पाया बोरा साहब आपके हिसाब से? क्योंकि महंगाई का जिक्र लगातार हुआ है इन चुनावों में, लेकिन क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिकी वोटर्स वोट करेंगे? बेरोजगारी एक और बड़ी समस्या। बेरोजगारी के आंकड़े जारी होते हैं तो पूरी दुनिया में एक तरह का हाहाकार मच जाता है। जो शेयर बाजार है वो ताबड़तोड़ तरीके से गिरना शुरू हो जाती है। तो महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे क्या बन पाए? और ये जो बाइडेन की सरकार के खिलाफ गए, एक सत्ता विरोधी लहर बनाने में कामयाब हुए क्या बोरा साहब? ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। अभी बताया गया कि अमेरिकन वोटर आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप वोट करने जाते हैं। मैं आपको राय ये देना चाहता हूँ। फ्रांसिस फुकुयामा मेरे प्रोफेसर होते थे अमेरिका में, जापानीज़ अमेरिकन। आप उनकी किताब पढ़िए, ट्रस्ट, भरोसा। अमेरिकन सोसाइटी की जब शुरुआत हुई थी, इट्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट। वो लेगेसी चलती जा रही है। दूसरा, आपने इन्फ्लेशन की बात की। सर, मुझे लगता है कि जो प्रीवियस रेजीम अभी जो थी बाइडेन साहब और मैडम कमला हैरिस की जो रेजीम थी, उन्होंने कोशिश की है टू क्रिएट ए चाइना विद इन अमेरिका। जब इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं हमको बताया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्टिविटी, सब बेकार है। मेन चीज़ ये होती है कि आपकी लेबर कॉस्ट क्या है। अब न्यूयॉर्क स्टेट में $16 मिनिमम है पर आवर। कौन, आप किस तरह से कंपेटिटिव हो सकते हैं जब चीन में 2 सेंट मिलते हैं पर आवर, भारत में शायद $1 होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, वहां पे $16। तो इलीगल इमिग्रेंट लाओ जो $16 में काम नहीं करेगा, $1 में काम करेगा, $2 में काम करेगा। आप अपनी फैक्ट्रीज वापस लाएंगे चाइना से, आपको चीप लेबर मिलेगी। लेकिन उसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, क्राइम बढ़ रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रही हैं, बच्चों को अबैंडन किया, ये सारे कारण हैं। और इन्फ्लेशन का मेन कारण इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। आप लोग नहीं कर पाते अपने देश में, बट आप सोशल बेनिफिट्स लोगों को दे ही जाएंगे। लॉट्स ऑफ मनी चेसिंग, रनिंग आफ्टर वेरी लिटिल गुड्स, प्राइसेस अपने आप बढ़ेंगी। ये सारे इश्यूज हैं। भारद्वाज सर, अब जरा एक चीज करते हैं। एक जो बात छूटी थी पीछे, मैं चाह रहा हूं आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जो बात हो रही थी कि अमेरिकन नेशनलिज्म की, और वो एक ऐसा फैक्टर बना है ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका की राजनीति में, जिसने लोगों को एक तरीके से वोट बैंक की तरह क्रिएट किया है। अब भारत में जब हम राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की बात करते हैं तो कई सारे इमोशंस होते हैं जो वोटर को उस तरफ ले जाते हैं। अमेरिका में क्या है ये? अमेरिका के लिए राष्ट्रवाद क्या है? भारत के राष्ट्रवाद की जब बात करते हो तो उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आ जाता है। पाकिस्तान के इशू पे ही राष्ट्रवाद के इशू को डिफाइन करने की कोशिश की जाती है। राष्ट्र प्रथम का नारा दिया जाता है। अमेरिका, जहां एक बहुत ही लिबरल फेडरल स्ट्रक्चर है, वहां पर राष्ट्रवाद का मतलब क्या? देखिए, अगर आप भारत के संदर्भ में हम समझते हैं तो भारत ने कभी भी, देखिए, समावेशी राष्ट्रवाद भारत का हमेशा रहा है।
और उस समावेशी राष्ट्रवाद में हम बहुत कुछ हद तक पूरे क्षेत्र को लेते हैं। जैसे भारत में अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति आई, माफी चाहूंगा, बस ऐड कर रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा सेंटिमेंट है जो ग्लोबली राइज कर रहा, मतलब आप यूरोप के देशों में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म एक ऐसा इमोशन कह लीजिए, एक ऐसा इशू जो हर देश के चुनाव में धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इसलिए मैंने ये सवाल नहीं, मैं उसी पे पॉइंट पे आ रहा हूं, लेकिन भारत से थोड़ा क्योंकि भारत में हम कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट, तो नेबरहुड में हम सबको लेते हैं समावेशी, लेकिन जो दूसरे राष्ट्रवाद उभर रहे हैं, जिसमें चीन में भी राष्ट्रवाद आया, शी जिनपिंग ने उसको भुनाने की कोशिश की, अमेरिका में भी ट्रंप बेसिकली राष्ट्रवाद की अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी उन्होंने लेके आए। अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी के बहुत हार्ड इश्यूज जो ट्रंप उसको कहते हैं, इसीलिए वो लेके आते हैं कि भाई डीग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, कि अमेरिकन्स को जो ग्लोबलाइजेशन का बहुत फायदा नहीं हो रहा, बाकी देशों को हो रहा है, उस पर चीन को भी काउंट करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारी इकोनॉमी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग हब अमेरिका ही होना चाहिए। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है कि जो क्राइम का जो बोरा साहब भी इंडिकेट कर रहे हैं कि एक क्राइम अमेरिका में बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसनेशनल क्राइम वहाँ पे हो रहा है, उसका जो एक बड़ा फैक्टर वो इमिग्रेशन को ट्रंप जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इमिग्रेशन जो हुआ है उसमें अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा उसमें एक ऐड किया है, ग्रोथ किया है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुए हैं, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स डेफिनेटली एक फैक्टर बना हुआ है। लेकिन इसका एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट अमेरिका में पड़ रहा है और बाकी जो पॉपुलिस्ट पॉलिसी, जो पॉपुलिज्म जो बढ़ रहा है, चाहे वो लैटिन अमेरिका में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे वो कहीं पे भी पॉपुलिस्ट जो पॉलिटिक्स आ रहा है, अमेरिका में उसका सबसे बड़ा कि रेशियल जो क्लासेस अमेरिका में बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा जब कोविड-19 चला उस वक्त लॉयड का जिस तरीके से उसको निर्मम रूप से उस पर अत्याचार किए, तो एक रिफ्लेक्ट था कि जो नॉन अमेरिकन है उस पर आप अत्याचार कर रहे हैं, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। वो यूरोप में भी देखने को मिला कि जो एशियंस थे उन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया लोगों के भले के लिए, लेकिन जो फ़ायदा मिला, बेनिफिट्स हुआ, प्रोटेक्शन मिला, वो सिर्फ यूरोपियंस को मिला। तो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये राष्ट्रवाद का एक तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो सारे सिटीजन्स को एक मानना राष्ट्रवाद हो सकता है, लेकिन आप वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करोगे और आप क्षेत्र का डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो वो सोसाइटी को पोलराइज कर रहा है। मुझे लगता है कि जो अभी जो इलेक्शन है अमेरिका में, वो उसको पोलराइज कर गए कि किन वोटों को आप वोटर्स को आप रुझान कर रहे हैं। आप कमला हैरिस किन वोटर्स की तरफ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही, वहीं अमेरिकन और ट्रंप ने भी अपने एक वोट बैंक बनाने का कोशिश किया और उन्होंने सीधा सीधा इंडिकेट किया, हिंदू को इंडिकेट किया, क्रिश्चियंस को एक वोट बैंक की तरफ रखा। दूसरा जो नॉन हिंदू, नॉन क्रिश्चियंस, खासकर जो मुस्लिम्स हैं, उनको अपने आप से, हालांकि कोशिश उन्होंने किया कि जो मुस्लिम प्रोग्रेसिव लिबरल जो अमेरिकन फर्स्ट नीति में विश्वास करते हैं उनको अपने साथ लेने का कोशिश किया,